गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह टीजी आर्ट्स गवर्नमेंट साइंस स्कूल धुलेत। बच्चों, हमने कक्षा 10वीं का भूगोल पुस्तक का अध्याय 6 आरंभ किया था, जिसका आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो हम विनिर्माण उद्योग अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ेंगे अब आगे हम खनिज आधारित उद्योग। तो जो खनिज आधारित उद्योग कौन होते हैं कि वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जो खनिज और धातुएं हैं उनको कच्चे माल के रूप में जो उद्योग प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा तथा इस्पात। लोहा तथा इस्पात उद्योग। जो लोहा तथा इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है, क्योंकि आप देखेंगे कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो किससे हो रहा है? लोहे तथा इस्पात से हो रहा है। आपके पास पहले बताया था मैंने कि जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, भवन बन रहे हैं बड़े बड़े, और हवाई जहाज बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं? इन्हीं से बन रहे हैं। तो क्या है? ये एक आधारभूत उद्योग है। आप देखो जो भी मशीनरी है इन्हीं से तैयार हो रही है, और मशीनों में क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि ये आधारभूत उद्योग है। और ये कैसे हैं? हल्के भी है, ये मध्यम भी है और भारी भी है, यानी कि निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक है ये। इनमें से इंजीनियरिंग सामान बनाया जाता है, निर्माण सामग्री होती है, रक्षा चिकित्सा आदि विभिन्न उपकरण सभी इनमें शामिल है इसी में। तो आगे इस्पात के उत्पादन तथा खपत द्वारा किसी भी राष्ट्र के विकास का आकलन किया जाता है कि कौन सा राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र कि लोहा तथा इस्पात कितनी मात्रा में उत्पादित कर रहा है और कितनी उसकी खपत कर रहा है, इससे उसके विकास का आकलन किया जाता है कि कौन राष्ट्र कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसी के आधार पर हम इसका वो करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो लोहा तथा इस्पात है इसका कैसे जैसे लौ है, लौ है कोकिंग कोल, ये लौ है सर कोकिंग कोल और चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका जो क्या अनुपात है? इसका 4:2:1 है। तो इसमें क्या चाहिए? लौ कितने चाहिए हमारे पास? 4, कोकिंग कोल में 2 और चूना पत्थर में 1। तो ये क्या बना? 4:2:1। इस मात्रा में चाहिए हमें लौ बनाने के लिए। तो आगे है हमारे पास, आगे है जैसे 2018 में हमने 106.5 मिलियन 106.5 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया या विनिर्माण किया, और संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में हमारा स्थान दूसरा है, दूसरे नंबर पे हैं हम। तो बच्चों आगे है एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन, जिसको स्मेल्टिंग भी कहते हैं। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। दूसरा धातु शोधक उद्योग कौन सा है हमारे पास? एल्युमिनियम प्रगलन का है। यह हल्का, पेट में बहुत हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, इनके इसमें जंग नहीं लगता, ऊष्मा का सुचालक है। ये जो एल्युमिनियम है वो क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से जब इसमें कोई दूसरी धातु मिलाई जाती है तो उसको बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। तो ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे काम आता है? जैसे कि हम हवाई जहाज बनाते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है।
बर्तन बनाते हैं, बर्तन बनाने के काम आता है। जैसे बिजली के तार बनाते हैं तो तार बनाने के काम आता है। और जो हमारे पास एल्यूमिनियम प्रगन के जो संयंत्र है काम का स्थापित है हमारे पास, जैसे उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और तमिलनाडु। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे इनके संयंत्र लगाए हैं हमने। आगे है बच्चों रसायन उद्योग। रसायन उद्योग भारत में बच्चों रसायन उद्योगों का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, बड़ी तीव्र गति से इनको विकसित किया जा रहा है। जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें इसकी भागीदारी कितनी है, 3% भागीदारी है इसकी। सकल घरेलू उत्पाद में 3% भागीदारी है रसायन उद्योग की। और एशिया का या तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा उद्योग है, यानी कि एशिया में हम तीसरे नंबर पे हैं। और विश्व में अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए, आकार की दृष्टि से क्या है, एक 12वें स्थान पे है। आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पे है ये। और एशिया में कितने पे है, एशिया में तीसरे स्थान पे है। इसमें क्या है, जो अकार्बनिक रसायन है, जो अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा तथा एस शामिल होते हैं। ये चीज इसमें शामिल है। और इससे हम क्या करते हैं, जैसे कृत्रिम वस्त्र, इससे कृत्रिम वस्त्र बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बनाई जाती है, गोंद बनाया जाता है, रंग रोगन बनाया जाता है और डाई इत्यादि ये चीजें बनाई जाती हैं इससे। उसके बाद है कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायनों में क्या क्या है, जैसे मान लो पेट्रोल रसायन शामिल है इसमें। और इसमें इससे क्या करवाते हैं हम, जैसे इससे कृत्रिम वस्त्र बनते हैं, कृत्रिम रबड़ बनती है, प्लास्टिक बनती है, दवाइयाँ बनती है और औषध रसायन इत्यादि बनाए जाते हैं इससे। उसके बाद है बच्चों हमारे पास इसके बाद है हमारे पास उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग तो उर्वरक उद्योग में सबसे मेन क्या है, यूरिया। बच्चों आपने देखा होगा जब आप फसल बीजते हैं तो जब फसल छोटे छोटे तो उसमें क्या करते हैं, हम उर्वरक डालते हैं, यूरिया कहते हैं जिसे। आपने देखे होगी घर पे। तो इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश का मिश्रण है। क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फेट। जो यूरिया है किस किस चीज से बनती है, या उर्वरक में नाइट्रोजन चाहिए हमें, फास्फेट चाहिए और क्या चाहिए, पोटाश चाहिए। पोटाश, ये 3 चीजें उर्वरक उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे मेन बात क्या है, जो पोटाश है, पोटाश है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। पोटाश के लिए हम दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, अर्थात पोटाश का पूर्णतः हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के पश्चात ये जो उर्वरक उद्योग है इसको बहुत तेजी से या बहुत तीव्र गति से विकसित किया गया उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो हमारे जो राज्य है जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल, ये राज्य हैं, ये देश का 50% उर्वरक तैयार करते हैं। कि इनमें इतनी इंडस्ट्रीज है कि देश का 50% उर्वरक यही राज्य तैयार कर रहे हैं। कौन से, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला। और इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज देश के अन्य भागों में भी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में है। लेकिन क्या है, जो मुख्य 5 राज्य है जहाँ पे 50% उन्हीं 5 राज्यों में हम उर्वरक तैयार कर रहे हैं या उनकी इंडस्ट्रीज है। तो बच्चों ये पढ़ा हमने खनिज आधारित उद्योग। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका जो बचता हुआ पार्ट है वो हम
भाग 3 में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।